हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। फोकस ये है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट। जो आप कंसेप्ट मैप या फॉर्मूलेज देखते हैं रिवाइज करने के लिए अलग अलग जगह पे, उसको मैंने इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया है और उसी के बेसिस पे पूरा डिस्कशन है। यहां पे एक वार्निंग डाल रखा है, दिस इज ओनली फॉर्मूला शीट, नॉट अ डिटेल्ड लेक्चर। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जब एंटर कर रहे हैं तो हमारा फोकस हर एक रिजल्ट, हर एक टर्म, हर एक क्वांटिटी को देख लेना है। ठीक, पहले ही बता दिया, डिटेल डिस्कशन के लिए अलग वीडियोस हैं जहां पर भर भर के खूब ज्ञान है हर चीज का, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। ये वो लेक्चर नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। ये लास्ट मिनट रिवीजन जितना टाइम नीट के लिए बच गया है, बेस्ड ऑन द 36 ईयर कंटेंट, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी एंड आपके जो मेंस के कुछ साल के क्वेश्चन है एनटीए के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो नीट में रिपीट हो सकते हैं या उसके टाइप के, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा लेक्चर डिजाइन किया है। चलिए, तो फॉर्मूला शीट है इसलिए सिर्फ डिस्कशन होगा, कोई एनालिसिस नहीं होगा ज्यादा। तो सबसे पहले आते हैं टर्म के ऊपर। इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके साथ हम डील करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी यूनिट होती है न्यूटन। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी चार्ज के आसपास, हाइपोथेटिकल रीजन वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट ऑन द अदर चार्ज। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी क्वांटिफाई करने का तरीका होगा यूनिट, और वो है न्यूटन पर कूलम। दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर फील्ड का, जो यहां इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फ्लो करती है तो किसी सरफेस पे वो क्या इंपैक्ट जनरेट करती है। मे बी हाइपोथेटिकल इंपैक्ट जो हमें नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट है, उसे फ्लक्स कह रहे हैं। उसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और उसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। उसके बाद है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन एंटिटी, इज एक पर्टिकुलर असेंबली ऑफ चार्ज है, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द क्वांटिटी विच क्वांटिफाइज, जो मैग्नीट्यूड दे देता है कि भैया किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है, कंपेयर करने के लिए उसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। और यहां पे जो कांस्टेंट से डील करते हैं वैक्यूम में स्पेसिफिकली, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है, यानी कहीं ना कहीं सर ये मीडियम डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक, और उसके बाद है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी की वैल्यू है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए तो आपके एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाती है। और ध्यान दीजिएगा ये वैक्यूम के लिए लिखा है, यानी कहीं ना कहीं मीडियम के लिए वैल्यूज चेंज होती हैं। उसके बाद है आपका कांस्टेंट विच इज दी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन में यूज करेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻19 कूलम। ये चार्ज है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, सबसे छोटी चार्ज जो आप किसी बॉडी को दे सकते हैं वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए, और फिर से बोल दे रहा हूं मैं, एक यहां पे एक वार्निंग दे दे रहे हैं पहले ही कि भाई ये डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला शीट। किसी बुक के पीछे आप कंसेप्ट मैप देखते हैं या कोई सारे रिजल्ट जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं वो देखते हैं, ये वो डिस्कशन है। ठीक, चलिए, तो मैंने यहां पर जो ध्यान रखा है रिजल्ट्स को लेने का, वो आप देखिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, यू विल सी दैट। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें या इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और वो किसको फॉलो करता है? क्वांटाइजेशन को, क्योंकि जो भी चार्ज आप क्रिएट कर रहे हैं वो आइदर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन और एडिंग इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या ऐड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में हो सकते हैं, यानी 2 या 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक, और दो तरह के चार्ज कौन कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल सा पॉइंट है भाई, सेम चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। और भी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, बट वही कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्मूला शीट है, तो हम हर एक चीज को यहां पर लिखकर डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स है कूलम्स लॉ पे डिपेंडेंट, और कूलम लॉ जो है वो आपका ये बताता है कि कैसे, कूलम लॉ ये बताता है कि भाई कैसे दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
अब हमने क्वांटाइजेशन के थ्रू दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, आइदर बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि यहां पर मैंने पहले से मान रखा है कि ये जो है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और मैंने यहां पर वैक्यूम नहीं रखा है, एक मीडियम रखा है, ताकि उस मीडियम का एक स्पेशल केस वैक्यूम बन जाए। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले क्या किया, कूलम लॉ लिख दे रहे हैं भाई। कूलम लॉ कहता है भाई अगर ये Q1 Q2 चार्ज हैं और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स या जिस तरह का भी फोर्स हो, जो भी नेचर हो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, R स्क्वायर में सेपरेशन, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और यहां पे चार्जेस को साइन के साथ पुट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के टाइप के बेसिस पे उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को जज किया जाएगा, वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि कहीं ना कहीं मीडियम की डिपेंडेंसी है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है, जो वैक्यूम के लिए अपने डिफाइन कर दिया, मीडियम के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, तो मीडियम के लिए लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, एंड ये एप्सिलॉन m का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। And permittivity of medium is defined as permittivity of free space multiplied by relative permittivity। क्या बोलेंगे भाई, एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कहीं ना कहीं सिर्फ किससे जुड़ा है, मीडियम से। अगर एप्सिलॉन आर, या उसका एक और नाम होता है स्मॉल के, कैपिटल के नहीं, ये वाला कैपिटल के नहीं भाई, ये स्मॉल के, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सेकंड वाले चैप्टर में आए, जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, इसको खत्म कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जाते हैं, तो वहां पे यही नाम बन जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 1 हो या आपका रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो, दैट मींस यू आर डीलिंग विद वैक्यूम, इसीलिए वो वैक्यूम के लिए वहां पर डिफाइन कर दी वैल्यू। और अगर हम मान लीजिए भाई शुरू किया 1 से, एंड कहां कर रहे हैं, लेट्स से इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी किसके लिए होता है, मेटल और कंडक्टर के लिए। कि इफ यू आर डीलिंग विद मतलब आप मान लीजिए Q1 Q2 के बीच में, यानी ये जो Q1 Q2 है, अगर ये ऐसे मीडियम में रखे होते जहां पर कोई मेटल यानी कंडक्टिंग मीडियम होता, तो वहां पर जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है वो इंफिनिटी हो जाती। और जैसे ही आप यहां पर उस इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये जो F है वो 0 हो जाएगा। ठीक, कहां पर, कंडक्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डिस्कशन था ये किसका है, ये कूलम्स लॉ का है। कूलम्स लॉ किसको फॉलो करता है भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। कैसे पता चल रहा है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, नीचे R स्क्वायर दिखेगा, यानी अगर इनके बीच की दूरी 2 गुना कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, बिकॉज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो फोर्सेस होती हैं ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द चार्जेस लगे, मतलब एक लाइन खींच दीजिए जो दोनों से पास हो रहा हो, दोनों चार्जेस से पास हो रहा हो, इसी के अलोंग लगता है। कहां पर हेल्प करेगा, सुपरपोजिशन में। जब आप एक चार्ज के ऊपर कई चार्जेस से फोर्स निकालते हैं तो पेयर बनाइए दो के, सबसे फोर्स निकालिए और आखिरी में वेक्टरली क्या करिए, ऐड कर दीजिए। चलिए, दिस वाज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन है, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली फोर्स और उसका जो फॉर्मूला है उसको, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया है, एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस मतलब एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है अपना। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 वेक्टर पर जाकर एक चार्ज q1 लिया, इस पोजीशन और मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r2 वेक्टर पर जाकर एक चार्ज लिया q2, और अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो इनके बीच का सेपरेशन है उसका लेंथ है r इज द सेपरेशन। और ध्यान दीजिएगा एक वेक्टर है जिसका नाम है r12 वेक्टर, और वो r12 वेक्टर शुरू कहां से हो रहा है, q2 से, यानी टेल है q2 पर और हेड कहां पर है q1 पर, यानी r12 वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम q1 टू q, सॉरी द r12 वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम q2 टू q1, q2 से q1 की तरफ डायरेक्टेड है। और किस वेक्टर से उसको शो कर रहे हैं, r12 वेक्टर से। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने मतलब यहां पे हमने बात किया कि ये रिपल्सिव फोर्स है, तो अब यहां पे फिक्स कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस क्या हैं, लेट्स से पॉजिटिव, यानी दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं q इक्वल टू ne, और यहां पर q1 चार्ज क्रिएट हुआ, यहां पर q2 चार्ज क्रिएट हुआ, दोनों पॉजिटिव है, क्या करेंगे भैया, रिपेल। तो ये देखिएगा q1 वाला q2 को रिपेल कर रहा है, और देखिए Q2 वाला Q1 को रिपेल कर रहा है और Q1 वाला Q2 को रिपेल करेगा। तो Q2 वाला जो होगा वो Q1 को रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, एंड फोर्स जो है वो है F12 वेक्टर, एंड F12 वेक्टर इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
एंड जो उसका वेक्टर लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर ये अट्रैक्टिव, अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्सेस कैसी होती? अट्रैक्टिव होती। ऑब्वियसली बात है, अंदर की तरफ होती। तो हम कैसे इस सिचुएशन में वेक्टर को लिख रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे सिचुएशन में वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। तो F12 वेक्टर इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स किस पे? 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से, वो है F12 वेक्टर। एंड F12 वेक्टर इज डिफाइंड एज K Q1 Q2 बाय R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R12 वेक्टर। ध्यान से देख, फोर्स क्या है? F12 वेक्टर, और जो आपका वेक्टर वहां पे लिखा है पोजीशन के फॉर्म में, वो है R12 वेक्टर। एंड व्हाट इज R12 वेक्टर? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या भाई? R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर। ठीक, तो यहां पे जो R12 वेक्टर है वो है R1 माइनस R2 वेक्टर। अब ये F12 है। मान लीजिए अगर आपको F21 लिखना हो, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आप क्या लिखेंगे? F1, जो F12 वेक्टर था उसी से क्या लेके आना है? F21 लेके आना है। तो F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस होती हैं दोनों के बीच में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करती हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ये हुआ कि जहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट बॉडीज पे साइमल्टेनियसली लगे, यानी इनका डायरेक्शन जस्ट क्या होगा? एंटी पैरेलल। इसीलिए नेगेटिव लगा के वेक्टर इक्वेट किया जा सकता है। अच्छा, अब एक दिक्कत यह है कि सर ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो करने लगा क्या? नहीं, हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं कि स्केलर फॉर्म की? तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में नीचे क्या आ रहा है भैया? आर क्यूब आ रहा है। क्यों आर क्यूब आ रहा है? क्योंकि ऊपर R12 वेक्टर है, इसीलिए। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। एंड व्हाट इज R12? R1 माइनस R2। इसी से नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे से, तो क्या मिल जाएगा? F21 वेक्टर। और F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R21 वेक्टर। एंड व्हाट इज R21 वेक्टर? R2 माइनस R1। अच्छा, ये R12 नाम कैसे दिया है? हाउ दिस R12 नेम इज गिवन, ये मतलब ये जरूरी है जानना। तो R12 नाम कैसे दिया है? तो पहले जो नंबर लिखा होता है R12 में 1 लिखा है, दैट 1 इज फॉर द हेड एंड 2 इज फॉर द टेल। तो जिस वेक्टर का टेल Q2 पर है और हेड Q1 पे है, उसका नाम है R12 वेक्टर। समझे इस बात को? तो यह है वेक्टर फॉर्म। और एक बार सवाल सिर्फ 4 ऑप्शन देके कौन सा सही वेक्टर फॉर्म है वो पूछ लिया। तो ये नहीं बोलने का कि इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो होने लगा, अभी भी कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है। कंजर्वेटिव नेचर होता है, एक प्रॉपर्टी बोल दी बस, और वो उस पर्टिकुलर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करेगा, इनवर्स क्यूब लॉ को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का हाइपोथेटिकल रीजन है, जहां पर अगर दूसरा चार्ज लाया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होता है। सिंपल, ठीक है, कि एक चार्ज पार्टिकल के आसपास एक हाइपोथेटिकल रीजन, जहां पे आप दूसरे चार्ज को लेके आए तो उसको कोई ना कोई एक फोर्स फील होगा, वेदर इट विल बी अट्रैक्टेड और इट विल बी रिपेल्ड। ठीक, तो यहां पे हमारा फोकस क्या है वो देखिएगा। एक कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है, जिसकी वजह से आर दूरी पर जाकर एक पॉइंट पी लिया, और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज, क्या भाई? एक छोटा सा चार्ज जिसका नाम है क्यू नॉट, विच इज पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव जानबूझ के लिया, अभी 2 मिनट के लिए मान लीजिए कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये स्मॉल क्यू नॉट लिया और यहां पर रख दिया। अब आप सोचिए, ये कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू नॉट तो हमने अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है। उसका नाम ही टेस्ट चार्ज होता है, बिकॉज वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आता है, टेस्ट करेगा और निकल लेगा। तो ये जो क्यू नॉट हमने यहां पर रखो है, ये चार्ज आर डिस्टेंस पे है। तो हम किस तरीके से फील्ड निकालेंगे? हाउ द फील्ड इज डिफाइंड? द फील्ड वेक्टर इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस पर यूनिट द टेस्ट चार्ज। यानी आप जिस चार्ज को बाहर से लाए हैं, टेस्ट चार्ज को, उसी चार्ज के साथ पहले कैपिटल क्यू का फोर्स निकालिए, न्यूमरेटर में रखिए और नीचे क्यू नॉट को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसी को स्केलर में आगे अगर कंटिन्यू करें तो कैसे फील्ड निकल रहा है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस कैपिटल क्यू का इस स्मॉल क्यू नॉट के ऊपर मुझे यह बताओ, जो ऊपर कूलम लॉ के हिसाब से स्केलर फॉर्म लिखा तो फोर्स कितना होगा? तो वो होगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। क्या भाई? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो क्यू नॉट है ये तो पॉजिटिव है, तो हमने माना कैपिटल क्यू क्या है? पॉजिटिव। ये मान के शुरू किया, मान के मतलब हम इसको कंसिडर करके ही चल रहे हैं पहले, ठीक है। तो मुझे बताइए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? तो भैया रिपेल करेगा। क्या करेगा भाई? रिपेल करेगा। तो अगर मैं ये बोलूं
कि अगर किसी तरीके से फोर्स और फील्ड को कोरिलेट कर दिया जाए डायरेक्शन में तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे उसको कोरिलेट किया ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्केलर फॉर्म से खत्म कर देते हैं। तो स्केलर फॉर्म यानी Q और Q नॉट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला वो आया K Q Q नॉट बाय R स्क्वायर। उसको उठा के ऊपर वाला जो वेक्टर था फोर्स वाला वेक्टर वहां रखा और नीचे किससे डिवाइड कर दिया Q नॉट। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला फॉर्मूला बच गया, लाल गोले के साथ चलते रहिएगा, ये वाला फॉर्मूला बच गया। और क्या बचा भाई, K Q बाय R स्क्वायर, यानी ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और ये फील्ड किसके लिए लिखी है, क्या ये फील्ड किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, नहीं, दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज। और ये मैग्नीट्यूड लिखा। अब उसी वेक्टर फॉर्म पे दोबारा से आ जाइए। तो अगर मैं एफ क्यू क्यू नॉट यानी उन दोनों के बीच का फोर्स वेक्टर निकाल लूं और उसको पर क्यू नॉट कर देता हूं तो फील्ड मिल रहा है किसका, कैपिटल क्यू का। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं अब फोर्स चाहता हूं इनके बीच का निकालना और मुझे फील्ड गिवन है कैपिटल क्यू की, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, इस वाले क्यू नॉट को वहां भेज दीजिए। तो ये बना एफ क्यू क्यू नॉट यानी फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक, तो इसमें कहने का पर्पस बस ये है कि जब आप यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उससे आपको फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। कैसे, सुनना ध्यान से। अगर ये मतलब ये जो फॉर्म लिखा है अपने ने, ये वाला पूरा फॉर्म लिखा है, ठीक है, गर्दन के पास देखना, यहीं पे एकदम है ये। तो एक ये जो फॉर्म लिखा है फोर्स का वो है फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू नॉट। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखा है भाई, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वेट किया है। तो ध्यान दीजिए ये वाली क्वांटिटी इससे पहले मैंने आपको बोला, इससे पहले जब फोर्स के बारे में बोला तब मैंने बताया कि भाई वहां पे कहीं, क्योंकि इस चैप्टर में मेजॉरिटी यू आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटीज ओनली। तो जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते हैं वहां पे आपको चार्ज का साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस इज द ओनली फॉर्मूला वेयर यू आर डीलिंग विद दिस चार्ज, स्केलर क्वांटिटी लिखा तुमने। और अब हमें पता करना है कि भैया ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर मान लो अपने पास फील्ड है तो स्मॉल क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का फोर्स मिल जाएगा। और अगर अपने पास फोर्स है तो क्यू नॉट को डिवाइड करने से फील्ड मिल जाएगा किसका, कैपिटल क्यू का, वही फोकस में था। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में देख, अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है, ध्यान देना, तो ये दोनों वेक्टर, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव है ना क्यू नॉट, तो इसका तो कोई साइन पे इंपैक्ट आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगी। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव देन द फील्ड एंड फोर्स विल बी एंटी पैरेलल। क्या भाई, फोर्स एंड फील्ड विल बी एंटी पैरेलल। ठीक, तो आपको जब भी फील्ड का डायरेक्शन किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चार्ज से पता करना हो तो एक पॉजिटिव चार्ज लाके वहां रख दो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स जिधर फील होगी फील्ड भी उधर ही होगी, तो मुझे पलटना नहीं पड़ेगा, जो भी डायरेक्शन निकालूंगा उसको पलटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स और फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और फील्ड पैरेलल होते हैं। समझे भाई इस बात को। चलिए, तो इस बात से आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे आप यूनिट भी देख सकते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और नीचे क्या डिवाइड किया, ऐसा यूनिट कूलम, तो यूनिट क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये फोर्स निकालने का तरीका है, और फोर्स और फील्ड इज रिलेटेड बाय द डिस्चार्ज। ठीक, और ये पॉइंट चार्ज की फील्ड हो गई के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यानी अगर मैं जिस पॉइंट पर कैपिटल क्यू से जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहा था, अगर वो दूरी 2 गुना कर दूं तो जो फील्ड है वो 4 गुना कम हो जाएगी। समझना भाई, अगर मैं डिस्टेंस 2 गुना कर दूं तो जो फील्ड है वो 4 गुना कम हो जाएगी, बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपने फील्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर एक डाइपोल बना रखा है। व्हाट इज एन डाइपोल? प्रैक्टिकल एग्जांपल है HCl। मान लीजिए HCl एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो बॉन्ड बना होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पास किसकी होगी, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव उस पे हो गया और H से दूर चला गया तो पॉजिटिव आ गया, यानी ये क्या बन गया, डाइपोल। बीच में बॉन्ड लेंथ होगी बहुत छोटी सी, एंगस्ट्रॉम में चलेगा। बट व्हाट इज द डाइपोल? अ डाइपोल इज अ सेट ऑफ चार्ज इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर विच आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड सेपरेशन। ऑपोजिटली चार्ज्ड चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड के, जो एक फिक्स्ड सेपरेशन से सेपरेटेड हैं। और उसको क्वांटिफाई करने के लिए सबसे पहले एक क्वांटिटी आती है, सॉरी एक मिनट, लाल गोला यूज करना था,
एक ही मिनट, लाल गोले पे देखिएगा भाई, एकदम लाल गोले को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डाइपोल क्या है, ये है एक नेगेटिव चार्ज, ये है एक पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन ध्यान से देखिए कितना है, 2a। 2a इज द सेपरेशन बिटवीन देम। क्या है भाई, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक। और ये है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं पहले, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज, और कौन सा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कौन सा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एनी वन ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाइए और लेंथ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब लेंथ वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्शन होगा, तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखिएगा भाई, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसीलिए नीचे नोटिस करिए एक p वेक्टर मैंने शो कर रखा है, और ध्यान से देखेंगे p वेक्टर का टेल यहां पर है और हेड यहां पर है, यानी इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। और उस l वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, और कितना है सेपरेशन, 2a। जानबूझ के 2a लेते हैं बिकॉज उसी हिसाब से रिजल्ट लिखे जाते हैं, इसीलिए। अब एक है एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है, एक लाइन खींच दीजिए तो दोनों, मतलब दो जो आपके दोनों चार्जेस से पास कर रही हो, एक लाइन खींच दीजिए जो दोनों चार्जेस से पास कर रही हो, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। एंड इसी लाइन के अलोंग अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। और अगर आप इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी -q और +q के बीच में जो सेपरेशन है, अगर आप उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चले गए तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, और ये जो लाइन हो गई ये होगी एक्सियल लाइन, ये वाली लाइन। तो इस लाइन पे अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सियल लोकेशन, और इस पॉइंट पे लेंगे तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लोकेशन। अच्छा, हम जिस डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली है शॉर्ट डाइपोल। अब एनसीईआरटी में दोनों है, शॉर्ट एंड नॉन शॉर्ट। मैं यही बोलूंगा, नहीं तो फिर बहुत बोलना पड़ता है। तो एक है शॉर्ट डाइपोल, एक है नॉट शॉर्ट डाइपोल, ठीक। तो शॉर्ट डाइपोल वो होता है जिसमें चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ध्यान दीजिएगा, चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। कितना है भाई, 2a। और इसके मिड पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, इसके मिड पॉइंट से हम x दूरी पर जा रहे हैं। देखो, इसके मिड पॉइंट से हम x दूरी पर जा रहे हैं यहां पर, और हमने इसी लाइन एक्सियल लोकेशन, मतलब एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट ले लिया a, जिसका नाम है एक्सियल लोकेशन, ठीक है। एक्सियल लोकेशन ले लिया, और कहां से मेजर किया है, देख, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, जो मिड पॉइंट डाइपोल है वहां से लिया हुआ है। और ध्यान देना कितना डिस्टेंस है, तो x दूरी पर जाकर हमने पॉइंट लिया। कितना भाई, x दूरी पर जाकर लिया है। अब ये जो x दूरी है ये इस चार्जेस के बीच के सेपरेशन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो जो x है वो उस चार्जेस के बीच के सेपरेशन 2a से बहुत ज्यादा है, यानी x इज वेरी मच ग्रेटर। दो बड़ा एरो लगाने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा है भाई। तो यू कैन निग्लेक्ट दैट 2a विद रिस्पेक्ट टू दैट x, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट डाइपोल। अब आ जाइए फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे। किस पे भाई, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, एंड लेट्स नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो आप ध्यान देंगे एक्सियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना भाई, एक्सियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिए क्या है, वो है 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब। क्या है भाई, 2kp वेक्टर अपॉन x क्यूब। कहीं कोई नेगेटिव दिख रहा है आपको साइन में, नहीं। इसका मतलब डायरेक्शन वाइज एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही बेयर करेगी डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का होगा, क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव है नहीं, दोनों पॉजिटिव से इक्वेट किए हैं। और ध्यान दीजिएगा नीचे जो मिड पॉइंट से, डाइपोल के जो मिड पॉइंट से आपने जो डिस्टेंस x लिया था, ये जो x डिस्टेंस लिया है जहां पर a पॉइंट माना है, ये x क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली या इनवर्सली, यानी ये इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज की फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और डाइपोल की फील्ड इनवर्स क्यूब लॉ को। और साथ ही साथ क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव नहीं, तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि एक्सियल लोकेशन पर फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल मोमेंट का होता है। देख, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में एक्सियल लोकेशन पर फील्ड भी है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक्सियल लोकेशन की फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक है क्या भाई, पैरेलल।
चलिए अब आ जाइए इक्वेटोरियल लोकेशन पे और ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस केपी अपॉन एक्स क्यूब। क्या लिखा है भाई? माइनस केपी अपॉन एक्स क्यूब। यानी ये भी एक्स क्यूब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव भी है। यानी जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है, देखिए भाई, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करती है। अगेंस्ट यानी एंटी पैरेलल है। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या ये कहना सही रहेगा भाई? हाँ या ना बताइए, क्या ये कहना सही रहेगा? हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्या ये कह सकता हूं कि एक्सियल लोकेशन की फील्ड और इक्वेटोरियल लोकेशन की फील्ड एंटी पैरेलल होती है? हाँ या ना? क्या ये कहना सही रहेगा? बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है ध्यान देने वाली? इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करता है। और तीसरी बात क्या है ध्यान देने वाली? कि एक्सियल लोकेशन पर जो फील्ड है उसका फॉर्मूला 2kp अपॉन एक्स क्यूब और इक्वेटोरियल पे kp अपॉन एक्स क्यूब। यानी एक्सियल पे 2 गुना ज्यादा होती है अगर आप उस मिड पॉइंट से x दूरी पर जाकर एक्सियल और इक्वेटोरियल पर फील्ड निकाल रहे हैं तो। ठीक, यहां पे एक और पॉइंट लिया है जनरल लोकेशन, और जनरल लोकेशन ध्यान से देखिएगा क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल, डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी मिड पॉइंट से x दूरी पर गए, ध्यान देना भाई, x दूरी पर गए और एक पॉइंट लिया g। g का मतलब क्या है? जनरल लोकेशन। ध्यान देना भाई, क्या है? जनरल लोकेशन। और ये आप नोटिस करना, दिस वाज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से अपने थीटा एंगल पर गए हैं उस पर्टिकुलर g लोकेशन पे पहुंचने के, जनरल लोकेशन पहुंचने के लिए। और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर। कोई मतलब नहीं है, कोई लिखा नहीं है वैसे वो, बस ये कहने का पर्पस है कि आर वेक्टर और देखना भाई, आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये देखना आर वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, आर वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल है भाई? थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा एंगल। ये एंगल जरूरी है देखना, ठीक है। दूरी कितनी है? x, वही लिया है, एक्सियल पे x, इक्वेटोरियल पे x, जनरल पे x, डिस्टेंस वही है। फॉर्मूला देख क्या है, तो वहां वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा है, बिकॉज वेक्टर फॉर्म में गए तो डायरेक्शन में फिर अपने को आलतू फालतू बातें करनी पड़ेंगी। और अपना फोकस क्या है? एनसीईआरटी पे रेस्ट्रिक्ट कर फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? केपी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट क्या लिखा है भाई? 3 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब इसमें केपी अपॉन एक्स क्यूब तो वही है जो अभी तक चल रहा था। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दैट मिड, वो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से एक्स दूरी पर गए, ठीक है। और शॉर्ट डाइपोल है, इसका मतलब एक्स बहुत ज्यादा है उस सेपरेशन से। ये चार्जेस के जो आपका 2a है उसके रिस्पेक्ट में देखिए एक्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तो क्या मान लिया? शॉर्ट डाइपोल। तो यहां पे फॉर्मूला आया केपी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा, ये थीटा किसके रिस्पेक्ट में है? तो आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में ये एंगल है थीटा। यानी एक्सियल लोकेशन के लिए बोलो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। बोल कितना होगा? 0 डिग्री। और इक्वेटोरियल के लिए बोल कितना होगा? 90 डिग्री। फॉर्मूला में पुट करके देख ले, ये दोनों फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो जाएंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले दोनों अपने आप डेवलप हो जाएंगे, ठीक, जनरल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। लेट्स से अगर ये शॉर्ट डाइपोल नहीं होता तो क्या करते? क्वेश्चन तो तब भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी खोल के उनके पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में ऐसे जो डेरिवेशन है पूरा मतलब आपका डाइपोल का कर रखा है एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। देखिए मैं कोई आलतू फालतू बातें इधर उधर की नहीं बोलूंगा, कोई इधर उधर का ज्ञान नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स। अभी सिर्फ ट्रैक पे बने रहो और सिर्फ क्रिस्प रिवीजन कैसे करना है इतने समय में, जो भी 8-9 दिन बचे हैं उसके लिए ये लेक्चर है। चलिए, तो यहां पे मान लीजिए अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो क्या करेंगे? उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में सेपरेशन 2a है और मिड पॉइंट से, मिड ऑफ द डाइपोल से एक्सिस के अलॉन्ग गए एक्सियल लोकेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे गए इक्वेटोरियल लोकेशन। ध्यान दीजिए डिस्टेंस कितना है? ये भी x है और ये भी डिस्टेंस कितना है? x है। बट नाउ द x एंड 2a आर कंपेरेबल। क्या बोले? x एंड 2a आर कंपेरेबल। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल का डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन ऊपर वाले केसेस में बताया शॉर्ट डाइपोल के लिए, इसमें भी वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द फॉर्मूला विथ विच यू विल बी डीलिंग विथ, खाली वो फॉर्मूला चेंज होता है। तो फॉर्मूला देखिएगा एक्सियल लोकेशन पे क्या है? वो है 2kpx। क्या है भाई? 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इस केस में x और a क्या है? कंपेरेबल है। x और 2a क्या है? कंपेरेबल है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, जल्दीबाजी में ये कांड हो जाता है। आप नोटिस करो, ये जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, अपने ने उसको क्या नाम दिया है? 2a। क्या नाम दिया भाई?
2a नाम दिया है अपन ने, है ना। क्या सेपरेशन इनके बीच का? 2a। तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? टेल मी। अगर चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? भैया 5। क्यों? आधा करना पड़ेगा, तो वहां पे आप a की जगह 5 लिखेंगे, 10 नहीं, ये ध्यान दीजिएगा हाफ है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा सर कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें एक्सजेल के लिए या इससे पहले जो आपने बोला वो यूज करें? सिंपल है, अगर चार्जेस के बीच में सेपरेशन एंगस्ट्रॉम में है, समझ, एंगस्ट्रॉम में, और मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पे जाके फील्ड निकाल रहे हैं। क्या बोला मैंने? कि चार्जेस के बीच के सेपरेशन एंगस्ट्रॉम में है और मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे जाके फील्ड निकाल रहे हैं। क्या है ये बताओ? तो दिस इज शॉर्ट डाइपोल। क्यों? बिकॉज रिलेटिव टर्म में बात हो रही है कि इनके बीच का सेपरेशन इतना नेग्लिजिबल है कि जिस डिस्टेंस पे जाके फील्ड निकाली जा रही है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, तब आप क्या करेंगे? शॉर्ट डाइपोल। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और यहां से 8 सेंटीमीटर पे जाके, क्या बोला भाई? सेपरेशन 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पे जाके एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालो, तो क्या करेंगे? शॉर्ट डाइपोल मानेंगे या शॉर्ट डाइपोल नहीं मानेंगे? शॉर्ट डाइपोल नहीं मानेंगे, बिकॉज देन द एक्स एंड ए आर कंपेरेबल एंड यू कैन नॉट निग्लेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वैसे भी इसी रिजल्ट से वो निकल के आता है, मैं वो करूंगा नहीं, अभी कहा ना मैंने, डिटेल लेक्चर नहीं है। तो यहां पे देखिएगा इक्वेटोरियल, जो आपका इक्वेटोरियल देखिए उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेटोरियल जो पॉइंट है, इक्वेटोरियल जो है उस पर देखिए फॉर्मूला क्या है? kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2। क्या भाई? kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2। ये किसके लिए है? इक्वेटोरियल के लिए। चलिए, रिजल्ट है, नोट कर लीजिएगा, फिगर लिख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेरी क्रूशियल, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पूरा डिस्कशन है, ठीक है, ये जो पूरा डिस्कशन है, ये ध्यान दीजिएगा, पर्पस 2 बातों को ध्यान में रखा है, 2 बातों को ध्यान में रखा है। कौन कौन सी? तो पहली बात यहां पे जो ध्यान में रखी है वो ये कि एनसीईआरटी उससे आगे नहीं जाने का है। नीट में आप 36 साल का कंटेंट उठा के देख लें, अभी जो रिसेंट आपका मेंस का पैटर्न है उसको देख लें, अभी का जो मेंस का पेपर है उसको देख लें, यू विल फाइंड दिस, ये आपको पता चल जाएगा अपने आप कि एनसीईआरटी से कोई बाहर टॉपिक अभी नहीं उठाया जाता। 2 साल के प्रिपरेशन में भले आपको कितना भी इधर उधर का ज्ञान दिया गया हो, बट अभी रिवीजन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करिए, एनसीईआरटी पे। चलिए, तो अब देखिए टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उठाकर हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह, क्या भाई, जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट हो। क्या भाई? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। यानी सिंपल तरीका, फिगर से कैसे पता चलेगा? तो आप देखेंगे यहां पर जो लाइंस हैं वो इक्वी डिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहां पे ज्यादा क्राउडेड है और आगे जाके क्राउड मतलब वो दूर चली गई, ऐसा नहीं है। तो यहां इक्वी डिस्टेंट लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहां पर हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक डाइपोल को उठा के प्लेस कर दिया। अब जब एक डाइपोल को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है तो टेल के जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा, हेड के जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सबसे पहले फोर्स पे कमेंट करते हैं। चलिए फोर्स पे कमेंट करते हैं। तो नेट फोर्स विल बी ऑलवेज 0 व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस, भाई नेगेटिव चार्ज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स और फील्ड एंटी पैरेलल होती है। अब फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो दोनों एक ही एंटिटी के पार्ट हैं भैया। ये डाइपोल है, ये अलग थोड़ी कर लोगे कि ये अलग कर लो, तो दोनों एक ही, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पे इधर की तरफ F, इधर की तरफ F, बोल नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स विल बी 0, ठीक। तो इसीलिए हमेशा कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दें तो नेट फोर्स क्या होती है? 0 ऑलवेज। लेकिन अगर यही आप मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर, देखना भाई, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दें तो मुझे बताइए उस केस में नेट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो। क्या होगा भाई? नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा? बिकॉज आप इस बात को यही समझ जाइए कि दोनों चार्जेस पे, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों चार्जेस पे जो फील्ड आप लिखेंगे, जो फील्ड आप लिखने वाले हैं दोनों चार्जेस पे, वो दोनों अलग होंगी।
तो जब नेट फोर्स निकालेंगे उस सिंगल मतलब उस पूरी एंटिटी पे, तो वो नेट फोर्स जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? तो भैया नॉन जीरो आएगा। अच्छा, तो टॉर्क के लिए क्या ऐसे लॉजिक बिठा के रखेंगे? नहीं, टॉर्क के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? तो पहली बात, किसका फॉर्मूला है ये? तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, उसके लिए फॉर्मूला है P क्रॉस E। क्या भाई? P क्रॉस E। P क्रॉस E। कैसे पता चलेगा डाइपोल किस डायरेक्शन में घूमेगा, कहां उसको टॉर्क लेके जाएगा? तो आपको याद करना, वो जो वेक्टर जब पढ़ा है, मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर पढ़ा होता है, तो वहां पे A क्रॉस B आता है। तो पहले P पे हाथ रखने का, फिर E की तरफ घुमाने का। मतलब सिंपल, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि डाइपोल ऐसे हो गया। 2 मिनट के लिए मान लीजिए डाइपोल ऐसे हो चुका है, ठीक है। अब ये है P वेक्टर और इधर की तरफ है फील्ड वेक्टर। तो टॉर्क क्या है भैया? देखना, P क्रॉस E करेंगे, P क्रॉस E। तो ये हाथ दिख रहा है किधर जा रहा है? जिधर मेरा हाथ घूम रहा है वहीं ये डाइपोल भी जा रहा होगा। जिधर मेरा हाथ घूम रहा है डाइपोल, यानी इसको अगर आपने यहां से उठा के यहां छोड़ दिया तो इसका टॉर्क इसको ऐसे ले आएगा। यानी जहां आपका हाथ घूमेगा वहीं डाइपोल भी घूमेगा उस फील्ड में, ठीक। और उसका फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E। P क्रॉस E इज द फॉर्मूला। उसको स्केलर फॉर्म में मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ओपन कर देंगे तो आएगा PE sin थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है? ये मेन है। व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। What is E? External uniform electric field. What is theta? The angle between dipole moment and electric field vector. The angle between dipole moment and electric field vector. अच्छा, जब ये थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, सोचिएगा, जब ये थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, यानी टॉर्क कितना होगा? 0। और उस केस में हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्या कहते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो पहले से ही 0 है। टॉर्क कब 0 होगा? जब एंगल 0 या 180 हो। नहीं, टॉर्क कब 0 होगा? जब एंगल 0 या 180 हो। यानी ये तो पहले से 0 है, ये कब 0 होगा? 0 या 180। यानी डाइपोल विल बी अंडर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कौन सा होगा ये सेकंड लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको, जब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के बारे में डिस्कस की जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E। उस पर डिस्कस करेंगे, चलिए। और जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी आपका डाइपोल फील्ड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, एंड दैट विल बी PE, दैट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, मान लीजिए अगर आपने इस डाइपोल को यहां पर रखा, इस डाइपोल को आपने यहां पर रखा, ये देख रहे हैं व्हाइट वाला जो बड़ा वाला अभी जो बनाया वो वाला, अब ये रहा डाइपोल आपका, ठीक है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, फील्ड ये रही। तो P क्रॉस E करो भाई, P क्रॉस E देखिए, यानी ऐसे घूमेगा। अब जब ये ऐसे देखना, जब आप इसको इधर से उठा के आपने यहां रख दिया भाई, यहां पे टॉर्क कितना था? 0, जब पैरेलल था, 0 डिग्री पे पैरेलल था। आपने थीटा पे, आप किसी एंगल पे ले आए मान लो, अब टॉर्क आ गया नॉन जीरो हो गया। तो टॉर्क लगा उसको घुमा के वहीं ला रहा है, बट क्योंकि वो मोमेंटम गेन कर चुका होगा तो ये भाग गया। अब फिर टॉर्क उसको धीरे धीरे वापस वहीं लाएगा, फिर भाग गया। क्या शुरू हो गया बाबू? ऑसिलेशन। और उस ऑसिलेशन का डाइपोल का टाइम पीरियड क्या होता है? वो होता है 2 पाई अंडर रूट I बाय PE, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब या तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल के लिए डायरेक्ट दे देगा, या तो बोलेगा भैया इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का बीचों बीच, नहीं अबे अपने जहां पे फील्ड लिखी अपने एक्सियल और इक्वेटोरियल में, तो एक मिड पॉइंट नहीं लिया था अपन ने डाइपोल का, तो मान लीजिए वो हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही सिमेट्री है, उसी के अबाउट हो रहा है एक्सिस ऑफ, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वहां से दूरी नाप लीजिए, mr² प्लस mr² करके यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तरीका तो हुआ I गिवन हो, एक तरीका ये है I अपन ने निकाल दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, और E का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इस डाइपोल को प्लेस कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिएगा ध्यान से। अब यही बात मैं पहले शायद बोल चुका हूं, बट इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट तरीके से देख लेते हैं, बिकॉज नीट में ये सब सवाल हैं भाई, ठीक है। आप मतलब यू विल नॉट बिलीव कि आप इतना कुछ पढ़ने के बाद भी एक्सपेक्ट ये आप सोच रहे हैं बहुत कुछ पढ़ लिया हर टॉपिक में भर भर के, लेकिन नीट वाला कुछ और ही पूछ ले रहा है एकदम अलग बना के। देख, तो यहां पे आप देखिए ये जो लाल कलर की फील्ड है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मुझे बताइए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टेल मी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो भैया ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यू कैन सी यहां पर फील्ड के बीच का सेपरेशन और यहां फील्ड के बीच का सेपरेशन आप ध्यान देंगे तो अलग है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहां पर फील्ड लाइंस पास होती हैं वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर होती हैं वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। क्या भाई? फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। अब आप नोटिस करिए डाइपोल है, ये रहा, इस डाइपोल को यहां पर उठा के प्लेस कर दिया गया है।
हमसे ये पूछा है कि अगर ये डाइपोल एक सिंगल एंटिटी है, और वैसे भी डाइपोल एक सिंगल एंटिटी होता है, HCl का एग्जांपल दिया मैंने, तो मुझे बताइए ये पूरा डाइपोल किधर मूव करेगा। ये जो डाइपोल p वेक्टर है जो इस तरफ की तरफ डायरेक्टेड है, देखिएगा उसका हेड और टेल आपको दिखेगा, ये रहा उसका टेल और ये रहा उसका हेड। ये क्या है, टेल और ये रहा हेड। जहां टेल होता है वहां नेगेटिव चार्ज, जहां हेड होता है वहां पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान दीजिएगा दोनों पॉजिटिव, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड और फोर्स, देखना भाई, फील्ड और फोर्स एंटी पैरेलल होती है तो पीछे की तरफ लग रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है चार्ज, तो फील्ड और फोर्स, देखना भाई, फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इस एंटिटी पे नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या जीरो होगी कि नॉन जीरो? सर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो जीरो, बट ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फील्ड कौन सी ज्यादा होगी? तो सर नेगेटिव वाले पे फील्ड ज्यादा होगी, माइनस क्यू वाले पे फील्ड ज्यादा होगी। यानी इसके ऊपर जो फील्ड है उसकी वजह से फोर्स जो आएगा वो ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड ये पूरा का पूरा डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में पूरा डाइपोल इससे चलने लगेगा। समझे भाई? क्योंकि नेगेटिव वाले पे जो फोर्स है ड्यू टू फील्ड बीइंग मोर इज ज्यादा है, एंड जो पॉजिटिव वाला है उस पे फील्ड बीइंग लेस इज लेस, फोर्स लेस है। तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे इधर की तरफ पैदा हो जाएगा और ये खुशी खुशी भाग जाएगा। यानी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो के नॉन जीरो, जीरो के नॉन जीरो, तो भैया जीरो होता है रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आहा वाह, चलिए अब आ गए हम गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, गॉस लॉ का पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लीजिए। गॉस लॉ क्या निकालता है, गॉस लॉ किस तरीके से बात करता है, कौन सी क्वांटिटी है जिसको वो निकालता है? तो गॉस लॉ फोकसेस ऑन अ थिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर फोकस करता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या भाई? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये एक तरीका है फ्लक्स को निकालने का। दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द फ्लक्स। जब आप पढ़ते हैं टॉपिक में तो ये पूरा टॉपिक एकदम बहुत लंबा चलता है भाई। ठीक है, तो ये जो LHS वाला पार्ट है ये भी फ्लक्स निकालेगा, RHS वाला पार्ट भी फ्लक्स निकालेगा। अब ये जो सिंबल दिख रहा है गोले वाला, ये इंटीग्रेशन पे ऐसा गोला क्यों बनाया? क्योंकि ये क्लोज सरफेसेस के लिए। किसके लिए भाई? क्लोज सरफेसेस के लिए। क्लोज सरफेस क्या होते हैं? जो शुरू जहां से होते हैं खत्म भी वहीं होते हैं, जहां शुरू होंगे वहीं पे खत्म होते हैं, उन्हें क्लोज सरफेस कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी ई डॉट डी ए भैया, डॉट प्रोडक्ट, डीए का मतलब क्या है? डीए क्या है? छोटे छोटे एरिया एलिमेंट। आप किसी कोई बड़ा सा, मान लीजिए शेप, कोई बड़ा सा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है, उस बड़े से फिगर के अंदर फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई आया आपके पास खड़ा हुआ, आपने पानी उस पर दे मारा, तो जो पानी दे मारा उस पर कहीं इंपैक्ट नहीं लगा होगा, हल्का फुल्का झटका लगा होगा, चोट नहीं लगी होगी। फायर ब्रिगेड वाला मारे तो अलग बात है, लगे। तो वही जो आपने पानी का जो फ्लक्स था जो आप पे इंपैक्ट जनरेट किया, वैसे ही परमिट करने वाली कुछ, आप मतलब जो परमिटिविटी नहीं बोला आपने, वैसी कुछ सरफेस होती हैं, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंपैक्ट जनरेट करती है उसी को फ्लक्स कह रहे हैं। और फ्लक्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और दूसरा होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दीजिए, किसी ने अगर 4 ऑप्शन देके गॉस लॉ पूछा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दिस होल, ये पूरा लिखना पड़ेगा। तब ऐसा नहीं कि एक साइड लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, ये दो साइड हैं जिनको लिंक करके हम क्या निकालते हैं, तो हमारा फोकस होता है गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अपना फोकस होता है। चलिए, मन नहीं मानता मास्टर का बिना आगे बोले, बट फिर भी फॉर्मूला शीट है, वापस आते हैं उसी बात पे। तो यहां पे आप देखेंगे 2 तरीके हैं। अब सबसे पहले ये जो गोला बना रखा है एनक्लोज सरफेस का, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, क्या भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाइए। क्या बनाइए? गॉसियन सरफेस। जैसे आप नीचे देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये 5 चार्ज हैं। इन 5 चार्जेस में हम मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P, यहां पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। अब फील्ड निकालने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले बना दिया एक गॉसियन सरफेस। ये देखिए, ये रही गॉसियन सरफेस, बना दिया। डॉटेड सरफेस दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें चार्ज एनक्लोज हो गया, तो अब लॉ क्या कहेगा? तो लॉ देखिए, लॉ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। डीए तो आप समझ गए कि किसी बड़े सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो छोटे 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 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, तो वो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट हैं डीए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मान लीजिए गॉसियन सरफेस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास बना दिया। अब हमें चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इस पूरे अरेंजमेंट से फील्ड कितनी है। क्या बोला मैंने? फील्ड कितनी है। तो वो फील्ड निकालने का तरीका क्या होगा? तो सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, LHS RHS में 2 चीजें हैं। LHS में क्या इंपॉर्टेंट है? फील्ड।
आरएचएस में क्या इंपॉर्टेंट है? क्यू एंक्लोज्ड। क्या है भाई? क्यू एंक्लोज्ड। क्या है आरएचएस? क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वैक्यूम की बात हो रही है, लॉ वैक्यूम के लिए डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये क्यू एंक्लोज्ड का मतलब क्या है? किसमें एंक्लोज्ड? तो गॉसियन सरफेस में एंक्लोज्ड। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक सिमेट्रिक मेथड है फील्ड निकालने का, कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड निकालना चाहते हैं उससे एक पॉइंट पी माना और गॉसियन सरफेस उससे पास करा दिया। अब ये जो E है ये किसकी वजह से है? तो आप नीचे देखेंगे यहां 5 चार्जेस हैं, तो E यहां पर सबकी वजह से है। E इज ड्यू टू ऑल द चार्ज। देख, E जो है डिपेंड्स ऑन ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? क्यू एंक्लोज्ड। और क्यू एंक्लोज्ड किस पे डिपेंड करता है? तो सिर्फ एंक्लोज्ड यानी जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आरएचएस वाले साइड में जो आप फ्लक्स लिखेंगे क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट में, जो आप क्यू एंक्लोज्ड लिखेंगे वो सिर्फ उस सरफेस के अंदर वाले चार्जेस होंगे, यानी Q1, Q2 एंड Q3। लेकिन अगर कोई पूछे कि फील्ड यहां इस पॉइंट P पर फील्ड किसकी वजह से है, तो फील्ड यहां सबकी वजह से है। लेकिन फ्लक्स किसकी वजह से? बताइए भाई, फ्लक्स किसकी वजह से? तो ये पूरा फ्लक्स है, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एंक्लोज चार्ज पे। फील्ड किस पे डिपेंड करती है? सारे चार्जेस पे जितने वहां डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वेदर दे आर एंक्लोज्ड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द एंक्लोज चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, वेदर दे आर एंक्लोज्ड और नॉट। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक दो बातें और सुन लीजिए। गॉस लॉ का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? हर तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी हर तरह के सरफेस के लिए है, कैसा भी शेप हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी लॉ को किसी फॉर्म को यूज करने जाते हैं तो आपके लिए वो पॉसिबल फॉर्म जो आपके लिए उसका क्रक्स है वो ये कि वहां सिमेट्री होनी चाहिए। बिना सिमेट्री के गॉस लॉ आप यूज नहीं कर पाए। एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं भाई, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। यूजफुलनेस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री में यूज हो पाएगा। हाँ भाई, सिमेट्री में यूज हो पाएगा। ठीक, चलिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी, देख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर वो तो हुआ हमारा गॉस लॉ का फॉर्म, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो, देखिए आप इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब चीजें वेरिएबल होती हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया भी एक ही तरह का है, यानी अगर मान लीजिए क्यूब ले लिया तो क्यूब के सारे सरफेस जो होंगे, 6 सरफेसेस होंगे उसके, ये 4 ये वाले और 2 ये वाले, जो क्यूब लिया अपन ने। अब वो जो क्यूब है उसके सारे सरफेसेस का एरिया क्या अलग अलग तोड़ना पड़ेगा या 6 सरफेस में काम हो जाएगा? तो भैया 6 सरफेस में काम हो जाएगा। इसीलिए उसका डिफरेंट फॉर्म लिखते हैं, ये फॉर्म है E डॉट ए, सिंपल, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्म होता है E डॉट ए। ओपन करेंगे क्या आएगा? EA cos थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम। क्या भाई, थीटा की जब वैल्यू 0 डिग्री होगी तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और ध्यान से देखें, इससे एक बात निकल के आती है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर है कि स्केलर? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मान लीजिए जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस ये पर्टिकुलर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इसके नॉर्मल। मान लीजिए मैं सरफेस घुमा रहा हूं, देखना भाई सरफेस घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर देख रहे हो क्या हो रहा है? वो भी घूम रहा है। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होता है? नॉर्मल रहता है, हमेशा सरफेस से नॉर्मल रहता है, हमेशा। ठीक है, तो ये अपना एरिया वेक्टर ध्यान से देखेंगे, ये वाली सरफेस को देखिए, ये एक सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर देखिएगा ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। और इसका फील्ड देखिए वो भी इधर की तरफ ही, फील्ड भी उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? तो वो है 0 डिग्री, और वही एंगल यहां पर पुट किया जाता है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी यानी द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या भाई, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो हम थीटा लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल? देखना भाई, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल है? बोलिए, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल नहीं है, ये एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है। और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस से कैसा होता है? नॉर्मल होता है। देखना भाई, नॉर्मल होता है। तो इसीलिए E और इसके बीच में एंगल आप देखें कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए और दूसरे वाले देखिएगा, वहां पे थीटा आपका देखिए कितना है? 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री हो इसका मतलब फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस। फिर से कह रहा हूं,
ई और ए के बीच का एंगल है और ए सरफेस के पैरेलल नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे रहा एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है और फील्ड ये रही, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री और cos 90 कितना होगा 0, यानी देयर विल बी नो इंपैक्ट जनरेटेड ऑन द सरफेस। और वैसे भी सोचिए, अगर पानी ऐसे अपने से पास, वो किसी ने फायर ब्रिगेड का पानी अपने पे यहां मारा तो भाई साहब बहुत दुखेगा, लेकिन पानी अगर अपने चेहरे से ऐसे निकलता हुआ चला गया तो हल्का फुल्का ठंडक महसूस कराता हुआ चला जाएगा, तो वो कोई इंपैक्ट जनरेट नहीं करेगा। तो फ्लक्स डिफाइन करते टाइम सरफेस के बारे में नहीं सोचना भाई, फिर से बोल रहा हूं, डिफाइन करते टाइम देखो, मैं एक मन नहीं मान रहा इसलिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक सरफेस है, ठीक है, यहां पे फील्ड देखना, ये देखना, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये ई वेक्टर है, और ये वाला एंगल जो है सरफेस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। एग्जांपल है, जल्दी से इसका जवाब देंगे, 30 डिग्री है। तो मुझे बताइए यहां पर जो थीटा होगा, ये वाला थीटा क्या लिखा जाएगा? 30 लिखा जाएगा। अगर ये सरफेस है इसी प्लेन में बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 30 डिग्री पर है तो यहां पर थीटा कितना होगा? तो बहुत सही जवाब सर, वो थीटा 30 नहीं, वो थीटा 60 डिग्री होगा। क्यों 60 होगा? बिकॉज आप सरफेस से एंगल नहीं लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप एरिया वेक्टर से एंगल लेते हैं। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही क्रूशियल, क्योंकि इस तरह के सवाल मेंस में काफी बार पूछे गए हैं, तो नीट में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां पे चार सरफेसेस आपको दिख रही हैं, 4 सरफेसेस हैं। और एक बात मैं क्लैरिटी से बोल देता हूं कि यहां पर जो लाल कलर के आपको एरो दिख रहे हैं, लाल गोले से लाल कलर के एरो देखिएगा भाई, कैमोफ्लेज ही बना डालते हैं एकदम बढ़िया वाला। तो ये जो पर्टिकुलर एरोज हैं देखिए इधर की तरफ, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिफरेंट सरफेसेस हैं जिनको इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लाके रख दिया, ठीक है। डिफरेंट सरफेसेस हैं, ये और ये 4 डिफरेंट सरफेसेस हैं। ये एक कोन है, सर्कुलर बेस्ड कोन, ये एक स्फीयर है, ये क्यूब है और ये एक इररेगुलर शेप्ड सरफेस है 3D, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे इंपार्ट कर रखी है। सवाल ये है कि व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा? तो 2 मिनट सोचा अपन ने कि सर ये वाले सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी, हाँ या ना? तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। अरे भाई जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी लीव करेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। और जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द फिगर, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, सबसे फ्लक्स क्या होगा? 0। बिकॉज यहां पे जो भी फ्लक्स एंटर करेगा वही लीव करेगा, यहां भी जो एंटर करेगा वही लीव करेगा, यहां भी जो एंटर करेगा वही लीव करेगा, यहां भी जो एंटर करेगा वही लीव करेगा। इसलिए मैं इसको एक फैक्ट बना लेता हूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द सरफेस, द नेट फ्लक्स विल बी 0। कैसा भी शेप ले लें, सिलेंडर ले लेते बीच में तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऐसे सरफेसेस से नेट फ्लक्स 0 होगा। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो मुझे बताइए नेट फ्लक्स 0 होता कि नॉन 0? अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स 0 होगा, श्योरिटी के साथ सिर्फ अभी कह सकते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से पास कर रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, रीजन बीइंग द फ्लक्स एंटरिंग एंड द फ्लक्स लीविंग विल बी सेम। समझे भाई अपने? फ्लक्स एंटरिंग एंड फ्लक्स लीविंग विल बी सेम। ऐसा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, फॉर्मूला शीट बनाने में सब भर देंगे तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए, तो अब लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ एप्लीकेशन है जिसके रिजल्ट एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो सीधा मैंने यहां पर उठा लिए हैं, ठीक है। हाँ, अब उसमें मैकेनिक्स यूज होगा कि नहीं वो तो क्वेश्चन की बात है, और उसके लिए तो पूरा डेप्थ में डिस्कशन देखना पड़ेगा। बट अभी क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला शीट रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन की तैयारी है, ठीक। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी। इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग इनफाइनाइट? क्योंकि गॉस लॉ कहीं ना कहीं यूजफुल तभी होगा जब आप सिमेट्री के साथ डील करेंगे। तो हमने क्या किया, एक लाइन चार्ज लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज फैला दिया। क्या फैला दिया भाई? पॉजिटिव चार्ज फैला दिया। और उससे परपेंडिकुलर दूरी r पर गए और एक पॉइंट लिया p, और वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या है? देख, 2k लैम्बडा बाय आर। क्या है? 2k लैम्बडा बाय आर। सर ये लैम्बडा क्या है? उसकी यूनिट देखना, तो लैम्बडा की यूनिट है कूलम पर मीटर।
क्या है मतलब है इसका? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह की डेंसिटी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है 2k लैम्बडा बाय r। और ध्यान दीजिएगा ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसलिए फील्ड इज गोइंग अवे। फील्ड जो है वो उस डेंसिटी से दूर जा रही है, दूर की तरफ। ये देख ई वेक्टर इधर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो फील्ड किधर होती? अगर ये चार्ज नेगेटिव होता फील्ड किधर होती भाई? अंदर की तरफ होती। चार्ज क्या होता? नेगेटिव। तो वो अच्छा फॉर्मूला वही अभी भी रहता, क्या? 2k लैम्बडा बाय r। एंड व्हाट इज लैम्बडा? व्हाट इज लैम्बडा? q बाय l। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है तो आपके पास लेंथ तो है नहीं कि चार्ज दे दिया और लेंथ डिवाइड करके निकाल लोगे। तो ऐसे सवालों में जनरली सीधा क्या गिवन होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद सेकंड रिजल्ट देखिए यहां पर, ये वाला है। व्हाट इज दिस? तो ये है इनफाइनाइट शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट। और चार्ज क्या है देख? पॉजिटिव। इसको जनरली आप देखेंगे ना, जैसे बुक में कहीं की जगह पे ऐसा भी लिखेगा थिन शीट। थिन शीट का मतलब क्या? पतली सी है, एक ही लेयर है बस। थिन शीट का मतलब क्या है? एक ही लेयर है। थिक का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिक? देखना बाजू में, देखना थिक बना रहा हूं मैं। ये देख, ये क्या है? व्हाट इज दिस? देख रहा मतलब इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये वाले में और ये वाले में। यहां दो लेयर दिख रही होंगी, दो सरफेस दिख रही होंगी। तो चार्ज आप इसके पीछे भी फैला सकते हैं और आगे भी फैला सकते हैं, दोनों साइड फैला सकते हैं। लेकिन ये थिन शीट है, एक ही लेयर है, तो आप एक ही लेयर में चार्ज फैला पाएंगे बस। ठीक है, वो इतनी पतली है। और इनफाइनाइट क्यों है? फिर से वही लॉजिक कि गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिमेट्री के लिए। अच्छा, यहां मैंने इस पॉइंट को बोला नहीं भाई, ये पी पॉइंट जो है वहां पे आपने फील्ड लिख ली, वो है 2k लैम्बडा बाय r। और फील्ड ऐसे दूर जा रही होगी, ऐसे ऐसे लाइंस होंगी, यहां से निकलेंगे, ऐसे जा रही होंगी, सारी की सारी सबसे निकलेंगे। देखना ऐसे सारे सबसे निकलेंगे, इधर की तरफ जा रही होंगी, ऐसे सब ऐसे, ये सबसे निकल रही होंगी, ये। और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए सबसे फील्ड दूर की तरफ जा रही है। नेगेटिव होता है तो इसी का उल्टा बना दीजिए, उसकी तरफ आ रही होती। और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड स्टार्ट करती है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड टर्मिनेट करती है। या इसी को एक तरीके से बोलें कि पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड पूरी दुनिया में है तो फील्ड उससे शुरू होगी और खत्म कहां होगी? इंफिनिटी पे। नेगेटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड पूरी दुनिया में एक ही नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इंफिनिटी से शुरू होगी और टर्मिनेट होगी चार्ज पे। तो यहां पे आपकी जो शीट है ये थिन शीट है, इसका फॉर्मूला है, तो यहां पे देखिए चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसकी यूनिट देखना क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया में है और इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि आपने यहां पे एरिया में फैला रखा है। और जैसे यहां पर फील्ड उससे परपेंडिकुलर जा रही थी लाइन से, वैसे यहां पर भी फील्ड देखिए परपेंडिकुलर होंगी और ये इस तरह से लाइंस निकल रही होंगी, इस तरह से लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। और चार्ज पॉजिटिव है तो गोइंग अवे, चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होता, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स होता। बस ये याद रखना, हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक, और फॉर्मूला क्या है देख ले, वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब यही मान ले अगर थिन की जगह पे थिक शीट हो, मान ले थिक शीट हो। ठीक है, थिक शीट हो, कभी कभी इसी को कंडक्टिंग शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टिंग शीट। ठीक है, थिक शीट हो मान ले, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जब फैलाया तो आगे वाली सरफेस भी पॉजिटिव है और पीछे वाले पे भी पॉजिटिव है, तो यहां जो फील्ड पैदा होगी उससे परपेंडिकुलर जाएगी, उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या भाई? क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे कैसे होगा सर? ये बताओ कैसे होगा, बताओ। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने दो शीट ले रखी है, ठीक है, दो शीट ले रखी है, तो सोचो इधर एक शीट थी तो आंसर क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां कितनी शीट, इस वाले केस में कितनी शीट है भाई? दो है, तो एक से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दे, क्या बच जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन शीट के बीच में कोई पॉइंट ले ले, शीट के बीच में, मतलब इधर एक शीट लगाया, इधर एक शीट लगाया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, यानी मान लीजिए बड़ा सा वो थिक शीट है, थिक शीट है, इधर भी एक सरफेस है, यहां भी एक सरफेस है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव चार्ज। अभी जो हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, ये जो लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो किसी पॉइंट पर बाहर जाके फील्ड निकाली। अब मान ले इन दोनों शीट के बीच में कोई पॉइंट लेते तो ये वाली शीट की फील्ड इधर होती, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो गोइंग अवे। ठीक है, या ड्रॉ करके देख लें क्या? ऐसे क्या मजा नहीं आ रहा? एक मिनट, इसको साइड कर लें थोड़ा। देखना भाई, ध्यान से देखना। अगर मान ले अपने पास ऐसे है, ये थिक शीट है अपने पास, देखना थिक शीट है, ठीक है, थिक शीट है।
अब थिक शीट में मान ले मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, अंदर कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे कोई पॉइंट लिया, तो सोचो अगर मैंने अंदर कोई पॉइंट लिया है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस वाले शीट आप मानो थिक शीट इज मेड अप ऑफ टू थिन शीट। क्या बोला भाई? थिक शीट इज मेड अप ऑफ टू थिन शीट्स। तो आप ऐसा मान लो ये वाली शीट से इधर फील्ड है और ये वाली शीट से इधर फील्ड है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट क्या हो जाएगा भाई? जीरो। नेट क्या हो जाएगा? जीरो। कहां जीरो? सिर्फ उसके अंदर बीच में। यहां बाहर कहीं जाएंगे तो क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां पीछे कहीं जाएंगे तो क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बीच में क्या है? जीरो। सर क्यों जीरो? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि थिक शीट मतलब कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग में अपने ने पहले ही बोल दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, तो वहां पे फील्ड अंदर, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है भाई? बोले भाई कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? तो कंडक्टर के अंदर फील्ड होती है जीरो। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो आप किसी भी कंडक्टर को उठा के अगर फील्ड में रख दें तो फील्ड इस तरह से अरेंज हो जाएगी कि वो सब फील्ड बाहर मतलब बाहर से निकल जाएगी, उस कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं जाएगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वही वाली बात है कि हर चीज उठाने एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर लेना है, इसलिए जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पे अपने उठाएंगे, लास्ट पॉइंट है अपना, यहां पे अपने उठाएंगे सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो स्फीयर? खोखला है वो। ठीक है, अरे ज्यादा उधर चला गया, एक ही मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम इसमें दो चीजें लेंगे। एक तो अपन ले रहे हैं शेल, पहले शेल पे फोकस करते हैं। शेल का मतलब क्या होता है? अंदर खोखला है स्फेरिकल बट अंदर खोखला है। ठीक है, अंदर। तो जब चार्ज देंगे तो कंडक्टर है भाई, कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देंगे तो कहां भाग जाएगा? सरफेस पे भाग जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाए कहां भाग जाएगा? सरफेस पे भाग जाएगा। तो जब हमने इसको चार्ज दिया तो कहां भाग गया? सरफेस पे भाग गया। अब ध्यान दीजिए, तीन फॉर्मूला लिखे हैं। एक है इसके बाहर x डिस्टेंस पर, कहां से? सेंटर से x डिस्टेंस पर है फील्ड। फिर दूसरा पॉइंट है इसके सेंटर से r दूरी पर, यानी रेडियस की दूरी पर ही, यानी सरफेस पे आ गया। तो एक पॉइंट है बाहर, एक पॉइंट है सरफेस, एक पॉइंट है अंदर। अच्छा, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। तो इनसाइड तो चिंता करनी नहीं है, अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें रैंडमली, कहीं भी, यहां 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 कहीं भी ले लें, हर जगह अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। क्यों? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है सारा चार्ज बाहर भाग जाता है, वो कभी भी अंदर फील्ड पैदा नहीं होने देता, उसका जुगाड़ ही ऐसा है। ठीक है, वो सेकंड वाले में दिखाता हूं, सेकंड चैप्टर में उसको और देखते हैं, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला शीट में वो चीजें हैं। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? KQ बाय x स्क्वायर। यानी जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड नहीं लिखते थे अपने, वैसे ही अगर हॉलो शेल के बाहर लिख रहे हैं, ठीक है, शेल बोल दिया तो हॉलो कहेगा, और शेल कहा तो कंडक्टर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। शेल बोलो चाहे कंडक्टर बोलो एक ही बात है, या हॉलो स्फीयर बोलो, सब एक ही है। तो यहां पे चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर रिसाइड करता है। तो आप देखिए, अगर पॉइंट बाहर लिया है तो फॉर्मूला है KQ बाय x स्क्वायर, एंड इन दिस केस x इज ग्रेटर देन r, एंड व्हाट इज स्मॉल r? द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर पॉइंट बाहर लिया है तो फील्ड का फॉर्मूला है KQ बाय x स्क्वायर। लेकिन अगर यही अंदर चले गए तो जीरो, और सरफेस पे आ गए तो फॉर्मूला देखिए क्या बन गया? KQ बाय r स्क्वायर। क्या भाई? KQ बाय r स्क्वायर, यानी रेडियस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल r इज द रेडियस। ठीक, अच्छा, यही अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, यानी अगर हमारा मटेरियल नॉन कंडक्टिंग हो, क्या हो भाई? नॉन कंडक्टिंग हो। लेट्स से अगर अपना मटेरियल क्या हो? नॉन कंडक्टिंग हो। अब अगर अपना मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है, यानी जहां चार्ज देंगे वहीं का वहीं बैठ जाएगा। नॉन कंडक्टर का मतलब यही होता है, जहां चार्ज दिया वहीं बैठ गया, भागने की कैपेसिटी नहीं है, फ्री चार्ज है ही नहीं, तो कैसे भगाएगा चार्ज को? तो यहां चार्ज आप देखना ध्यान से, ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम में। तो यहां जो डेंसिटी होगी कौन सी बताओ भाई? सिग्मा। वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, यहां तो सिग्मा होगा, लेकिन यहां डेंसिटी होती है रॉ। रॉ क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या भाई? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी व्हेन द उसकी यूनिट लिख देता हूं, अपने आप पता चल जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। यानी अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा तो उसको बोलेंगे सिग्मा, ठीक, सॉरी रॉ। क्या बोलेंगे? रॉ। सिग्मा क्या था? ये वाला, इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किधर है? एरिया में, और वैसे भी सरफेस पे भाग गया, कंडक्टिंग था इसीलिए। तो आप देखिए रिजल्ट देखेंगे तो अपने आप से मतलब वहां क्लियर हो जाएगा। जब बाहर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो फॉर्मूला में देखिए अभी भी कोई चेंज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर यानी नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर ले रहे हैं तो अभी भी फॉर्मूला KQ बाय x स्क्वायर। ठीक है, r x ग्रेटर देन r, रेडियस से ज्यादा। सरफेस पे ले रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, KQ अपॉन r स्क्वायर। दिक्कत कब है? अंदर। क्या अंदर जो फील्ड है वो जीरो होगी या फोर्स जीरो होगा? बताएं भाई। अब अच्छा, मैंने गलती से फोर्स और फील्ड बोला, सर आप तो फील्ड बता रहे हो, फोर्स के बारे में क्यों बोला? अरे सिंपल है भाई,
फोर्स और फील्ड आर कोरिलेटेड, खाली एक वो क्यू नॉट ही तो मल्टीप्लाई करना था, काम हो गया। अब इन तीन जगह पे क्यू नॉट रख देते तो फोर्स निकल आता, क्यू नॉट नहीं रखा और खाली चर्चा कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, फील्ड की, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आया। अच्छा अब देख अंदर रखा तो क्या फॉर्मूला है, देख इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स बाय आर क्यू। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन कहां की बात हो रही है, जब एक्स लेस देन आर हो, यानी अभी हम इनसाइड के पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे अगर इस स्मॉल एक्स की जगह पे आप स्मॉल आर पुट कर दें तो ऊपर का आर नीचे का आर कट के आर स्क्वायर, यानी यही वाला रिजल्ट दे देगा, सरफेस वाला। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेंटर से लेके सरफेस तक वैलिड है। यानी अगर मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर पे फोर्स कितना होता है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, 0, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल 0। This was our discussion for the formula sheet of electrostatics. मैं अभी भी नहीं, मतलब मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि everything has been completed, but still एनसीईआरटी के हिसाब से जितनी चीजें और 36 साल का कंटेंट उठा के देख, मार्केट में घूमने वाली बुक, आपके टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन, आपने किसी दोस्त ने आपसे, मतलब आप कोई आपसे पूछ के बैठा, कोई अच्छी बुक आपको बोल दी गई, वो सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। योर 36 ईयर कंटेंट, योर मेंस, जो कुछ टाइम अभी के रिसेंट के मेंस के पेपर और इस साल का भी मेंस का पेपर, वो और आपका एनसीईआरटी, ये तीन चीजों के अलावा अभी और किस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर है। और उसमें जो यहां कुछ बातें छोड़ी हैं मैंने, जैसे मतलब जो आपका कंडक्टर था उसके लिए मैंने बहुत डिस्कशन नहीं किया है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी उस वाले पार्ट में अच्छे से भर के आती है, वहां डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।